मार्केट्स आर बिहेविंग क्रेजी, जहां पर काफी महीनों से मार्केट बहुत अच्छा खासा गिर रहा था एंड आज लकीली मार्केट थोड़ा ऊपर आया तो ऐसा थोड़ा जीव में ऐसा थोड़ा शांति हुआ है। बट काफी महीनों से मार्केट गिर रहा है एंड बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हुआ पड़ा है। तो इस तरह के मार्केट में काफी सारे इन्वेस्टर्स को जो सेफर ऑप्शन रहते हैं वहां पे उनका पैसा इन्वेस्ट करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। जहां पर मार्केट गिरता है तो हमें एक्चुअली बीइंग अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज हमें नीचे के प्राइस में क्वालिटी स्टॉक्स मिलेंगे। बट काफी सारे ऐसे इन्वेस्टर्स रहते हैं जिनको सेफ्टी और ज्यादा पसंद है इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्क ऑन देयर मनी। सो उन तरह के इन्वेस्टर्स के लिए एंड ऑल्सो अगर आपको आपके पैसों पे रिस्क नहीं लेना है तो कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है जहां पर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो एंड वहां से एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो अपने पैसों पे। तो इन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात हम आज के इस एपिसोड में करेंगे एंड ऑल्सो जानेंगे दैट कौन से प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस परफेक्ट है एंड ऑल्सो अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको किस तरह के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। सो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोना डिस्कस इन दिस एपिसोड। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And जो भी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है इसको मैंने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट वन इज जहां पर आपके पैसों पे आपको बहुत ही ज्यादा कम रिस्क है, नेग्लिजिबल रिस्क है। द सेकेंड इज जहां पे आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा बट दिस इज ऑल्सो वेरी सेफ ऑप्शन फॉर योर मनी। एंड द थर्ड वन इज जहां पर आपको इक्विटी का रिस्क है, बट यहां पर अगर आप इक्विटी का रिस्क लेते हो तो रिसेशन में किस प्रकार की कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एंड कहां पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, इसकी हम बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन इज फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, जहां पर किसी भी अच्छी एस्टेब्लिश्ड बैंक में अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हो तो आपको आपके पैसों पे जरा भी रिस्क नहीं लेना पड़ता। बाय द वे आई एम टॉकिंग अबाउट द नेशनलाइज्ड वेल रन बैंक लाइक HDFC, कोटक, SBI, ये सारी बैंक की बात करो। कोई कोऑपरेटिव बैंक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वहां पे आपके पैसों पे बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है अगर वो बैंक डिफॉल्ट करती है तो। सो अगर आप FD करते हो तो आप अपने पैसों पे 6-7% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड यहां पर भी आई वुड सजेस्ट दैट अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हो 20-30% के टैक्स ब्रैकेट में, तो आपको ये ऑप्शन में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज टैक्स के बाद आपका जो नेट रिटर्न है वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता है। एंड दैट इज वाई आपको FD या फिर रिकरिंग डिपॉजिट से दूर रहना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन के साथ अपने पैसों को ग्रो करना है तो आप फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा रख सकते हो। द सेकंड ऑप्शन इज लिक्विड फंड्स एंड यहां पर भी आप फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, थोड़ा और ज्यादा रिटर्न्स मिल सकता है। बट यहां पर एक मेजर बेनिफिट ये हो जाता है दैट अगर आप हायर टैक्स स्लैब में आते हो 20-30% के टैक्स स्लैब में, तो यहां पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, बिकॉज जो लिक्विड फंड्स है वहां पर डेट फंड्स के हिसाब से टैक्स लगता है। सो यहां पर इंडेक्सेशन के बाद ये जो टैक्स रेट है वो और ज्यादा नीचे आ सकता है एंड दैट इज वाई लिक्विड फंड्स इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन अगर आप अपने पैसों पे रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो। थर्ड ऑप्शन जहां पर मैं पर्सनली अपना एक्सेस कैश पार्क करता हूं वो हो जाता है आर्बिट्राज फंड्स। एंड मुझे आर्बिट्राज फंड्स क्यों पसंद है, बिकॉज जो पैसा मेरे पास है वो मुझे इवेंचुअली स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करना है, बट एज ऑफ नाउ अगर मुझे कहीं पे वो पैसा पार्क करना है तो मैं आर्बिट्राज फंड्स में पार्क करता हूं, बिकॉज यहां पर मुझे इक्विटी के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है, लॉन्ग टर्म 10%, शॉर्ट टर्म 15% के आसपास। एंड द थिंग इज दैट यहां पर भी हमें फिक्स डिपॉजिट जितने रिटर्न्स मिल जाते हैं, यहां पर जो टैक्स बेनिफिट है वो अच्छा है, बिकॉज इक्विटी के हिसाब से इन सारे प्रॉफिट्स पर टैक्स लगता है जब आप आर्बिट्राज फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो। सो दैट इज द गुड पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग इन आर्बिट्राज फंड्स। एंड यहां पर भी जो पैसों पे जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा मिनिमल है। द फोर्थ ऑप्शन इज REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसे हम REITs भी कहते हैं। सो यहां पर जो आपका पैसा इन्वेस्ट होता है इन सारे REITs में वो इवेंचुअली आपका पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हो रहा है। एंड द थिंग इज जैसे जैसे वो रियल एस्टेट्स के प्राइस बढ़ते हैं, जो आप अप्रोक्सीमेटली 8-9% के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो जैसे जैसे वो रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ेंगे, जहां पर वो REIT ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया रहेगा, जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज रहती है वहां पे इन्वेस्ट किया रहेगा। सो जैसे जैसे उन सारे प्रॉपर्टीज के प्राइस बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उस REIT में वो बढ़ेगा। एंड ऑल्सो जो रेंट इनकम आती है वो आपको एज डिविडेंड मिल जाएगी। बट यहां पर रियल एस्टेट का रिस्क होता है। सो अगर रियल एस्टेट में मंदी आती है सो ये जो सारे REITs है उनके जो प्राइसेस है वो भी नीचे आ सकते हैं, जो वैल्यू है वो नीचे आ सकते हैं। तो वहां पर आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ सकता है। द फिफ्थ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज इनवॉइस डिस्काउंटिंग। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनवॉइस डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट है वो मैं आप सबको समझा देता हूं। एंड यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे जहां पर लेट्स अज्यूम दैट मैं ITC के साथ बिजनेस करता हूं। आई एम अ वेंडर ऑफ ITC एंड द थिंग इज ITC ने मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया एंड आई एम अ वेरी स्मॉल वेंडर, तो मेरे पास बहुत बड़े ऑर्डर को फुलफिल करने की कैपेसिटी नहीं है, बट मुझे ये ऑर्डर चाहिए। सो लेट्स अज्यूम दैट ITC ने मुझे 5 लाख सोप की क्वांटिटी बनाने का ऑर्डर दे दिया एंड उसके लिए जो मैं चार्ज करूंगा वो अप्रोक्सीमेटली जो बिल बनेगा वो अप्रोक्सीमेटली लेट्स अज्यूम दैट 15 लाख का बनता है। एंड द थिंग इज दैट
दैट ये इनवॉइस क्लियर कब होगा, क्लियर होगा वंस मैं ये माल आईटीसी को सक्सेसफुली डिलीवर कर देता हूं तब, एंड उसके बाद 6 महीने के बाद विद इन 6 मंथ्स आईटीसी मुझे ये जो इनवॉइस है वो क्लियर करेगा एंड मेरे हाथ में ये 15 लाख रुपए आएंगे। सो अभी मुझे एक्चुअली ये जो बड़ी क्वांटिटी का ऑर्डर आया है इसको फुलफिल करने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है एंड आई एम अ स्मॉल वेंडर, तो मेरे पास इतने पैसे अभी रेडी नहीं है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, आइदर मुझे बैंक से लोन लेना पड़ेगा या फिर मुझे इक्विटी इन्फ्यूज करनी पड़ेगी। बट द थिंग इज नाउ लेट्स अज्यूम दैट यहाँ पर एक थर्ड पार्टी आती है जिसके पास बहुत अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। सो वो मुझे एक ऑफर देती है दैट व्हाट इफ आई टेल यू दैट ये पैसों की रिक्वायरमेंट तो तुझे अभी है, सो ये जो इनवॉइस है ये मैं अपने तरफ से क्लियर कर देता हूँ, बट यहाँ पर मेरा थोड़ा बहुत कट रहेगा। सो नाउ मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है एंड आई एम वेरी ओके कि अगर समझो कि 10% 1.5 लाख रुपए के आसपास चले जाते हैं इस 15 लाख के इनवॉइस में से, तो आई एम वेरी ओके बिकॉज मुझे पता है दैट अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे इस ऑर्डर को फुलफिल करने के बाद होने वाला है। सो नाउ अगर ये डील डन होती है तो वो जो थर्ड पार्टी पर्सन है वो मुझे अभी के अभी 13,50,000 रुपए के आसपास देगा, 1.5 लाख रुपए उसका कट रहेगा एंड 6-7 महीने बाद जब मैं ऑर्डर फुलफिल करता हूँ आईटीसी को एंड जब मुझे मेरा जो इनवॉइस है वो क्लियर होता है, मेरे पास पैसा आता है, तो वो जो 15 लाख रुपए वो मुझे इवेंचुअली उस बायर को देने पड़ेगा, उस थर्ड पार्टी पर्सन को देने पड़ेगा। सो इस तरह से कुछ इनवॉइस डिस्काउंटिंग होती है एंड यहाँ से आप 10-12-15% के आसपास के रिटर्न जनरेट कर सकते हो। बट यहाँ पर आपको केयरफुल रहना है दैट जो वेंडर है वो सप्लाई करेगा एक ट्रस्टेबल वेंडर है एंड ऑल्सो जो कंपनी है वो भी एक ट्रस्टेबल कंपनी है, बिकॉज यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर वो हो जाता है दैट अगर दोनों पार्टीज में से किसी भी एक पार्टी ने डिफॉल्ट किया या फिर अगर वो ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर नहीं हुआ तो यहाँ पर आपके पैसे फंस जाएंगे। द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज गोल्ड, इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, जहां पर ऐसा नॉर्मली देखा गया है दैट जब मार्केट नीचे आता है तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज जो मार्केट में से लिक्विडिटी सक होके अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में जाती है एंड वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज गोल्ड एंड दैट इज वाई गोल्ड का प्राइस बढ़ने लगता है जब भी मार्केट क्रैश होता है। तो जो आप हिस्टोरिकली इस चार्ट में देख सकते हो एंड वन ऑफ द बेस्ट वे जो मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ, मैं बहुत कम इन्वेस्ट करता हूँ गोल्ड में, बट जो भी मैंने पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्ट किया है थ्रू सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स, जहां पर सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स SGBs आर इश्यूड बाय RBI एंड यहाँ पर जब आप इन्वेस्ट करते हो तो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वहां पर आपको 2.5% का ईयरली इंटरेस्ट मिलता है एंड ऑल्सो 8 साल के बाद जो गोल्ड का एप्रिसिएशन होकर जो प्रॉफिट जनरेट होता है, 8 साल का लॉक इन होता है बाय द वे SGB में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो, सो 8 साल बाद जो आपका प्रॉफिट है वहां पर आपको जरा भी टैक्स देना पड़ता नहीं है। द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स। नाउ द मेजर रीजन क्यों स्टॉक मार्केट गिर रहा है, बिकॉज ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बढ़ रहे हैं। नाउ बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं सो जो बॉन्ड्स है उनकी जो यील्ड है वो बढ़ रही है। नाउ बिकॉज बॉन्ड्स की यील्ड बढ़ रही है तो ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है इनके पास मेजरली 2 ऑप्शन रहते हैं अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए, स्टॉक मार्केट एंड बॉन्ड्स। द बेस्ट थिंग अबाउट बॉन्ड्स आर दैट वहां पर आपको पता रहता है दैट आपके जो कैश फ्लो है वो कैसे रहने वाले हैं। दैट इज वाई FII, DIIs, FPIs ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं ये स्टॉक मार्केट में से लिक्विडिटी सक कर देते, पैसा निकाल लेते और ये जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर देते हैं बॉन्ड्स में। वाई? बिकॉज वहां पर नाउ उनको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रही है, दैट इज वाई। सो यस, अगर आपको बॉन्ड्स का नॉलेज है, अगर आपको पता है दैट किस तरह से बॉन्ड्स को चूज करना है और उनमें इन्वेस्ट करना है, तो एक अच्छा रिटर्न आप अपने पैसों पे जनरेट कर सकते हो। 12 to 15% तक भी जा सकता है ये रिटर्न्स, बट आपको चूज करना आना चाहिए दैट कौन से बॉन्ड में कब इन्वेस्ट करना है। एंड यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट्स फ्लक्चुएशंस है वो बहुत हैवीली इंपैक्ट करते हैं बॉन्ड्स के प्राइसेस को एंड बॉन्ड्स की यील्ड को। नाउ हम आ जाते हैं दैट आपको रिस्क लेना है अपने पैसों पे, बट बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना। तो यहाँ पर थोड़े बहुत रिसेशन प्रूफ सेक्टर्स आ जाते हैं। हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, नाउ हम इक्विटी में इन्वेस्ट करने की बात करें, सो यहाँ पर कुछ रिसेशन प्रूफ सेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि FMCG सेक्टर हो गया, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, जैसे कि फुटवेयर सेक्टर हो गया, जैसे कि टोबैको हो गया, अल्कोहल सेक्टर हो गया। तो ये जो सारे सेक्टर्स है ये रिसेशन प्रूफ सेक्टर माने जाते हैं, जहां पर रिसेशन आए या ना आए हमें फर्क नहीं पड़ता। हम चप्पल तो खरीदने ही वाले बिकॉज हमें चाहिए रहेगी, हम कपड़े तो पहनने ही वाले बिकॉज हमें चाहिए रहेगी, हम खाना तो खाने ही वाले बिकॉज हमें भूख लगती रहेगी। सो ये जो सारे सेक्टर्स है ये रिसेशन प्रूफ सेक्टर माने जाते हैं। सो अगर आपको अपने पैसों पे इक्विटी का रिस्क लेना है, बट आपको चाहिए दैट रिसेशन में आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली नीचे ना आए, तो आप रिसेशन प्रूफ सेक्टर में अपना पैसा, ज्यादातर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। बट यहां पर इवन दो आपने रिसेशन प्रूफ सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, बट आपके पैसों पे रिस्क है, वॉलेटिलिटी रहेगी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड द लास्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, फॉर एग्जांपल ITC जो मेरा फेवरेट स्टॉक हो जाता है। बट द थिंग इज दैट जब रिसेशन आता है तो जो हमारा कैपिटल है वो इरोड होने लगता है। बट यहां पर अगर कोई कंपनी एक अच्छा कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे करती रहती है अपने इन्वेस्टर्स को, तो एक अच्छा खासा कैश फ्लो हमारे पास आता रहता है। सो इन द रिसेशन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में
इन्वेस्ट करना एक अच्छी डील साबित हो सकती है। सो दीज आर द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस गाइस। एंड अगर मैं अपने पोर्टफोलियो को चेकआउट करूं तो मैंने तो अप्रोक्सीमेटली 40-45% जितना पैसा मैंने एवरग्रीन सेक्टर में एंड डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। एंड आई वुड सजेस्ट यू एज वेल, बिकॉज मेरी जो मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस है वो अप्रोक्सीमेटली 24 to 35 ईयर्स की एज की है। सो अगर आप अपने लेट 20s, अर्ली 20s या फिर अर्ली 30s में हो, सो आपको अपना ज्यादातर पैसा इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज वहां पर आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने की चांसेस ज्यादा है ओवर अ लॉन्ग टर्म। एंड ये जो सारे फ्लक्चुएशन है मार्केट के, जहां पर मार्केट नीचे आ रहे हैं काफी हफ्तों से, सो दिस इज अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास पैसा है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो, बिकॉज यहां पर आपको बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज के शेयर्स नीचे के प्राइस में मिल सकते हैं। एंड यू गाइज नो दैट आई एम बाइंग मोर एंड आई वुड सजेस्ट यू एज वेल दैट आपको भी अगर आपके पास पैसा है तो अच्छी कंपनीज के शेयर्स बाय करने चाहिए, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम जहां पर आपको क्वालिटी कंपनीज के शेयर्स एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। एज ऑलवेज डू लाइक दिस एपिसोड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एज वेल। मिलते हैं ऐसे ही किसी एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।